सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फिलॉसफी ऑप्शनल का सेकंड पेपर सामाजिक राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे और सामाजिक राजनीतिक दर्शन में हम लोग आज लिंग समानता पढ़ेंगे, जेंडर इक्वलिटी। दर्शन शास्त्र सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट ऑप्शनल का एक महत्वपूर्ण विषय है और दर्शन शास्त्र में बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो सामाजिक राजनीतिक बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। जो सेकंड पेपर है उसका जो फर्स्ट सेक्शन है सामाजिक राजनीतिक दर्शन, उसका आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता। लिंग समानता एक समकालिक टॉपिक भी है, एक वर्तमान की समस्या भी है और दर्शन शास्त्र ऐसे सारे विषयों पर विचार करता है क्योंकि दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है सही मार्गदर्शन करना। यानी चाहे वो समाज का हो, चाहे वो राजनीति का हो, इनके विभिन्न मुद्दों पर बौद्धिक विश्लेषण करके एक सही मार्ग दिखलाना, एक सही आदर्श स्थापित करना, यही दर्शन शास्त्र का मूल उद्देश्य है। यही कारण है कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन में महिलाओं से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा जेंडर इक्वलिटी को रखा गया है और आज हम लोग दर्शन शास्त्र के तहत सेकंड पेपर में इसी को पढ़ा जाएगा, लिंग समानता। और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं असल में वो दार्शनिक विश्लेषण होगा, यानी हमारा जो डिस्कशन है वो सामाजिक नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है, वो आर्थिक नहीं है, बल्कि हमारा जो विश्लेषण होगा वो आज दार्शनिक होगा। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा। हां, इसका प्रयोग आप विभिन्न अन्य सब्जेक्ट में, अन्य ऑप्शनल पेपर में भी ले सकते हैं, निबंध लिखने तक में भी ले सकते हैं, आप जीएस के पेपर में भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो विश्लेषण आज होगा वो दार्शनिक आधार पे होगा कि हम लोग दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी होता क्या है और दर्शन शास्त्र में इस विषय को उठाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था, क्यों सामाजिक राजनीतिक दर्शन के तहत जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानता को रखा भी गया। और आज हम लोग यह भी देखेंगे कि जेंडर इक्वलिटी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्या कारण है कि समाज में लिंग असमानता है। आखिर यदि लिंग समानता का आदर्श स्वीकार किया गया, इसका मतलब लिंग असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, स्त्री पुरुष असमानता है, तो स्त्री पुरुष असमानता का मतलब क्या होता है। अच्छा, अगर यह है तो इसका कारण क्या है, अगर इसका कारण है तो इसका निवारण क्या है। और निवारण के संबंध में हम लोग विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों का विश्लेषण भी करेंगे और एक अंतिम निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज का सामाजिक राजनीतिक दर्शन का यह टॉपिक लिंग समानता एक महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को जो महिला मुद्दों पर इंटरेस्ट रखता हो, महिला मुद्दों के संदर्भ में जागरूक हो और महिला मुद्दों के संबंध में, महिला मुद्दों के संबंध में जो भी समस्याएं हैं उनकी अगर जानकारी लेना चाहता कोई भी सामाजिक व्यक्ति, तो उसके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लिंग समानता क्या होता है? जेंडर इक्वलिटी का मतलब यह होता है कि लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव का अभाव हो। लिंग के आधार पर होने वाली जो विषमता है, जो असमानता है,
उसका अभाव होना ही, उसका न होना ही लिंग समानता है। यानी लिंग असमानता न हो तो लिंग समानता हो जाएगा। लिंग समानता का मतलब हो गया स्त्री पुरुष समानता, स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच समानता। अब प्रश्न ये उठता है कि स्त्री पुरुष समानता का तात्पर्य क्या है। अब ये तो तय होगा कि लिंग समानता का मतलब हो गया कि लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव या विषमता का अभाव, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर विषमता ना हो, तो वो होगा लिंग समानता। लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव का मतलब क्या है? क्या लिंग के आधार पर समानता हम जैविक मान रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मान रहे, क्या है? लिंग समानता का मतलब यहां समझना बहुत जरूरी है। आपने तो कह दिया कि भेदभाव का अभाव हो, यानी लिंग के आधार पर जो असमानता है वो नहीं होना चाहिए, तो लिंग समानता हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस बात को समझेंगे कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव दो प्रकार का होता है। एक होता है जैविक, एक होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। देखिए, लिंग के आधार पर जो जैविक असमानता है, यानी स्त्री और पुरुष के शारीरिक बीच में जो शारीरिक अंतर है, ये तो एक प्राकृतिक अंतर है और किसी भी व्यक्ति या इंसान को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीने में ही संतुष्टि होती है। पुरुष पुरुष के समान जीना चाहता है और स्त्री स्त्री के स्वरूप को बनाकर जीना चाहती है। यानी हर व्यक्ति को अंततः अपनी ही प्रकृति में संतुष्टि मिलता है। तो लिंग दो स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक भिन्नता है, जो जैविक भिन्नता है स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक अंतर में, इसके भी समानता नहीं लाना है। यह लिंग समानता का ये संदर्भ नहीं है कि स्त्री पुरुष के बीच जो जैविक अंतर उसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप ही संतुष्ट होता है। तो फिर लिंग समानता का संदर्भ क्या है? लिंग समानता का संदर्भ जो है वो दोनों के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है, इससे संबंधित है। अब प्रश्न उठने के बाद सामाजिक सांस्कृतिक अंतर क्या है? देखिए, समाज में स्त्री और पुरुष के बीच एक बड़ा अंतर सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों और कानूनों के आधार पर है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कानून कैसे हैं और क्यों हैं, और इनके आधार पर दोनों में भेद कैसे हो रहा है, कैसे अधिक भार स्त्रियों पर लाद दिया जाता है इन्हीं नियमों के आधार पर, और इन्हीं नियमों के आधार पर स्त्री का व्यक्तित्व बौना कैसे बना दिया जाता है, कैसे स्त्री का व्यक्तित्व जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के आधार पर बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, आसक्त हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये जरा देखा जाए। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक अंतर भी दो प्रकार का है, एक तार्किक है, एक अतार्किक है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतर जो स्त्री पुरुष के बीच में तार्किक है, वो उनके शारीरिक अंतर पर भी आधारित है। कैसे? जैसे अत्यधिक ताकत वाला काम, बल वाला काम पुरुष कर सकते हैं, अत्यधिक ताकत वाला, बल वाला, लेकिन अत्यधिक भावनात्मक वाला जो कार्य है वो महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्त्री पुरुष जो है शारीरिक रूप से सशक्त है। हालांकि अब ये भी बदल रहा है, स्त्रियां भी ताकतवर काम कर रही हैं, स्त्रियां बड़े से बड़ा काम कर रही है, लेकिन कुछ हद तक शुरुआती दौर में इसको माना गया कि शारीरिक सशक्तता या बल का जो कार्य है वो पुरुष कर सकते हैं, और जो भावनात्मक कार्य है, जो इमोशनल वर्क है, उसमें स्त्रियां कर सकती हैं। लेकिन जो दूसरा प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है स्त्रियों और पुरुष के बीच, वो अतार्किक है। और असली समस्या इसी अतार्किक अंतर के बीच है, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो सामाजिक और सांस्कृतिक अतार्किक अंतर है, वही लिंग असमानता का असली कारण है। और इसीलिए लिंग समानता का आदर्श ढूंढा जा रहा है, या लिंग समानता के आदर्श को स्थापित करने का
प्रयत्न किया जा रहा है। लिंग समानता के आदर्श को स्थापित करने का प्रयत्न हो ही तभी रहा है क्योंकि समाज में लिंग असमानता बड़ी मात्रा में व्याप्त है। और कष्ट की बात तो यह है कि लोगों का यह भौतिक स्वरूप में व्याप्त नहीं है बल्कि मानसिक रूप से व्याप्त है। भौतिक रूप से किसी भी कमी को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है, लेकिन जब कमी मन के अंदर हो तो उसको दूर करना बड़ा ही कठिन होता है, उसके लिए सदियां बीत जाती हैं। आज हम लोग यही यहां पढ़ेंगे कि जो अंतर है वो क्यों है। स्त्री और पुरुष के बीच जो अतार्किक सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर है वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, समाज के द्वारा बनाए गए मूल्यों, समाज के द्वारा बनाए गए आदर्शों के बीच अंतर है। परिवार में स्त्रियों के लिए अलग नियम बनता है, उत्तराधिकार के नियम स्त्रियों के लिए अलग बनता है, धर्म के क्षेत्र में स्त्रियों के लिए अलग नियम बनता है, पुरुषों के लिए अलग नियम बनता है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक रूप से चाहे वो आदर्श हो, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से दोयम दर्जे का माना जाता है और उनको एक अन्य के रूप में, एक वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता है। उनके लिए अलग नियम बनाए जाते हैं, उनके लिए व्यवहार करने के अलग नियम बनते हैं, उनके अधिकार के अलग नियम बनते हैं, उनके स्वतंत्रता के अलग नियम बनते हैं, उनके शिक्षा के लिए अलग नियम बनते हैं, उनके खान पान के लिए अलग नियम बनते हैं, उनके व्यवसायिक कार्यों के लिए अलग नियम बनते हैं। हर नियम जो है इसी सामाजिक सांस्कृतिक अतार्किक नियमों के आधार पर स्त्रियों को बौना सिद्ध कर देती है। यानी स्त्री और पुरुष असमानता की जो समस्या है, यानी लिंग असमानता की जो समस्या है, वो समाज और द्वारा बनाए गए अतार्किक और गतिहीन नियमों पर आधारित है, जिसमें पुरुषों को तो बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अलग नियम और आदर्श और मूल्य स्थापित करके उनके व्यक्तित्व को क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। अब प्रश्न तो ये उठता है कि किसी जमाने में हो सकता है ऐसी समस्याएं रही हों जिस वजह से ये गतिहीन मान्यताएं उत्पन्न हो गई, लेकिन आज के मानववादी दृष्टिकोण के अनुसार या उत्तर बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये गतिहीन मान्यताएं न ही आवश्यक हैं, न ही इनका होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लिंग असमानता का स्वरूप क्या है, कहां कहां लिंग असमानता दिखाई देता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि जब हम लोग लिंग असमानता की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो आदर्श लिंग समानता है, जेंडर इक्वलिटी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है जेंडर इनइक्वलिटी यानी लिंग असमानता है। तो लिंग असमानता कहां है पहले ये देखा जाए, यानी लिंग समानता का स्वरूप क्या है, लिंग असमानता का सबसे पहले ये जाना जाए। हमारा डिस्कशन तो लिंग समानता पर ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लिंग असमानता कहां कहां है, लिंग असमानता का स्वरूप क्या है, फिर देखेंगे कि उस लिंग असमानता का कारण क्या है, और इन चीजों को जानकर हम लिंग असमानता को समाप्त करने का कुछ उदाहरण पढ़ेंगे या कुछ सिफारिशें जानेंगे, कुछ उपाय जानेंगे, और तब हम लोग लिंग समानता का स्थापना समाज में करेंगे, जो एक लंबी प्रक्रिया है और समाज के मानसिक परिपक्वता में ही वो आधारित है। समाज का मानसिक रूप से परिपक्व होना ही लिंग समानता का सबसे बड़ा आधार भूमि बनेगा। केवल बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, आदर्श बहुत गिरा लेते हैं, मूल्य सभी लोग बता देते हैं। उन मूल्यों को अपने जागतिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में चरितार्थ करना बहुत बड़ी बात होती है।
और ये मूल्य आदर्श जागतिक जीवन में जितना ही चरितार्थ होंगे उतना ही हम लिंग समानता के आदर्श के प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो लिंग असमानता का स्वरूप क्या है, पहले यह देख लिया जाए। किन किन क्षेत्रों में स्त्री पुरुष असमानता है, उसी को लिंग असमानता कहा जाता है। सबसे पहले जाना जाए, देखिए लिंग असमानता सबसे पहले आर्थिक क्षेत्रों में दिखाई देता है। कैसे? लिंग असमानता आर्थिक क्षेत्रों में कई चीज में दिखाई देता है। जैसे समाज स्त्रियों द्वारा किया गया श्रम जो है वो उत्पादक श्रम नहीं मानता है। महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं, पूरे परिवार का देखभाल करती रहती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया श्रम है वो उत्पादक नहीं है, प्रोडक्टिव लेबर नहीं है, माने उसका कोई मूल्य नहीं है। पुरुष बाहर से 10,000 20,000 कमा के ले आएगा, वो प्रोडक्टिव है, उसके मेहनत का वैल्यू है। लेकिन महिलाओं के मेहनत को दिन से रात वो सुबह शाम करती रहती हैं, लेकिन समाज जो है उनके द्वारा किए गए श्रम को आर्थिक श्रम नहीं मानता है, वो प्रोडक्टिव नहीं है। ये बहुत बड़ी असमानता है स्त्री पुरुष के बीच आर्थिक क्षेत्र में। दूसरा, अगर महिलाएं कुछ काम करने निकलती हैं मार्केट में, तो उनको ऐसे काम दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत छोटा होता है। जैसे उनको कुछ ऐसे काम दे दिए जाते हैं जो वास्तव में परंपरागत हैं। जैसे उनको सोचा जाएगा कि वो अध्यापिका बने, वो नर्स बने, वो क्या कहते हैं परिचारिका बने, ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट बने। यही सब काम जो जनरली सेवा से संबंधित ज्यादातर हैं, कोशिश किया जाता है कि यही काम जो है उनको दिया जाए, ठीक है ना, ये ज्यादा कोशिश किया जाता है। इसके अलावा समाज जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देता नहीं है स्त्रियों के लिए। यह भी एक आर्थिक असमानता के, आर्थिक क्षेत्र में असमानता का स्वरूप है, दिख रहा है स्त्री और पुरुष के बीच। देखिए समाज जो है वो सरकारी क्षेत्रों में तो स्त्री और पुरुष बराबर वेतन मिलता है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्रों में आप चले जाइए तो स्त्री और पुरुषों के बीच जो वेतन है वो समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता, ये आप भी जानते होंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी असमानताएं दिखाई देती हैं स्त्री और पुरुष के बीच। इसके अलावा अगर सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति उनके नियम आदर्श मूल्य ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं के व्यक्तित्व को छोटा करते हैं। पुरुष को अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता है, वह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, वह अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वह अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन समस्त क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिबंध लगाया गया है, या मेरे अनुसार से आज के जमाने में देखने तो ऐसा लग रहा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप उस क्षेत्र की कल्पना करिए जब घर में माता पिता के पास केवल एक बच्चे को पढ़ाने का पैसा हो और उनके पास एक लड़की हो और एक लड़का हो, और माता पिता एक ही बच्चे को उच्च शिक्षा या अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता लड़की या लड़का में से किसको शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। यह समाज की सोच है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, यही समाज की सोच है और लिंग असमानता का सबसे बड़ा कारण है। और इसी को समाप्त करके ही लिंग समानता का आदर्श हम प्राप्त करेंगे, जेंडर इक्वलिटी का। दूसरा, जब तक लड़के के जन्म पर खुश होते हैं, लड़की के जन्म पर दुखी होते हैं, अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग का परीक्षण करवाते हैं, महिला भ्रूण की हत्या किया जाता है, जब तक लड़का नहीं पैदा होता है तब तक बच्चा पैदा करते जाते हैं। ये सारी चीजें स्त्रियों के प्रति समाज की निम्न मानसिकता का परिचायक है, और यही सामाजिक क्षेत्र में लिंग असमानता को दिखाता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में चले जाइए।
राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए, महिलाओं को कम से कम भागीदारी दी गई है। संसद में 10 से 11% से ज्यादा महिलाएं हैं ही नहीं। यूएनओ और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वहां पर महिलाओं को अवसर मिला ही नहीं। 10-15% से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी ही नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र की जितनी भी नीति नियामक इकाई हैं, वहां महिलाओं की संख्या 10 से 15% से ज्यादा है ही नहीं। भारत में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिलाएं हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, वहां राष्ट्र प्रमुख के रूप में महिलाएं दिखने की अभी संभावना ही नहीं है। अमेरिका में तो कुछ संभव है, लेकिन रूस और चाइना में तो संभावना ही नहीं दिख रही। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच बहुत कम है। यह राजनीतिक क्षेत्र में उनके असमानता के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारे नियम ऐसे बनाए गए हैं जो महिलाओं के व्यक्तित्व को बौना बनाते हैं। उनके लिए पूजा के नियम अलग हैं कि किसी समय वो अलग हो जा नहीं कर सकती, किसी समय वो कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां महिलाओं पर जाने के लिए ही प्रतिबंध लगाया गया धार्मिक स्थलों पर। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, और हर धर्म में लगभग ये सारी चीजें हैं। हमारा सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति निश्चित ही महिलाओं के प्रति उदार रहा है। महिलाओं को दुनिया की सर्वोच्च उपाधि मां दिया गया है। यहां तक कि यह भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का महत्व स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है। धार्मिक रूप से हमारे देश में महिलाओं का स्थान पुरुष से बहुत ऊंचा माना गया है, लेकिन जो मानसिकता है वह धार्मिक क्षेत्रों में कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व को बावना बनाता हुआ परिलक्षित होता है। बावना बनाता हुआ परिलक्षित होता है। चाइना में महिलाओं को लोहे के पैजामे बनाकर उसके व्यक्तित्व को छोटा बावना बना दिया जाता था, लंबाई न बढ़े। चाइना में महिलाओं को लोहे के पैजामे पहनाए जाते थे ताकि उनकी लंबाई न बढ़े। दुनिया का कोई ऐसा संस्कृति नहीं है जहां महिलाओं के व्यक्तित्व को लोहे के पैजामे में रखकर, डालकर, बंद करके बौना बनाने का प्रयत्न न किया जाता। और मानसिकता यही जो है वो सबसे बड़ा कारण है लिंग असमानता का। और यही जब दूर होगा तभी लिंग समानता का आदर्श परिलक्षित होगा और पूरा होगा। यह तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में मैंने आपको लिंग समानता के स्वरूप को बता दिया। यानी लिंग समानता कहां कहां है। समाज का जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में हमें लिंग समानता का स्वरूप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भले ही कोई समाज यह कहता हो कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, लेकिन यह हमको बताने की जरूरत नहीं है कि जितने भी चीजों को मैंने स्वरूप बताया है वो हर जगह परिलक्षित होती हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं यह भी बता दूं कि यह लिंग असमानता का स्वरूप ही महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा होता है, हर क्षेत्र में। यह बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के समाज के इस निम्न दृष्टिकोण का ही परिचायक है कि महिलाओं को एक भोग की वस्तु के रूप में भी माना जाता है। उनको यह माना जाता है कि वो पराई संपत्ति हैं। उनको यह माना जाता है कि वो भोग उपभोग के लिए बनी है। उनको यह माना जाता है कि वो सेवा कार्य के लिए बनी है। उनको यह माना जाता है कि वो घर के चार दीवारी के अंदर रहने के लिए बनी है। समाज की यह निम्न मानसिकता, समाज का यह निम्न सोच ही महिलाओं के लिंग असमानता का बहुत बड़ा कारण है। अब प्रश्न यह उठता है कि समाज में लिंग असमानता है क्यों? इसका कारण क्या है? अगर समाज उनको हर क्षेत्र में उनको अत्यधिक भार
प्रदान करता है, या हर क्षेत्र में उनके साथ असमानता का व्यवहार करता है, या हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय करता है, करता क्यों है? यानी अब हम लोग अभी तो हम लोग देख लिया कि लिंग समानता असमानता कहां है। अभी हम लोगों ने देखा कि जेंडर इनइक्वलिटी यानी लिंग असमानता यानी स्त्री पुरुष असमानता कहां है, वो उसके लिए हम लोग देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर क्षेत्र में कहां कहां है, ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखने ये जा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। लिंग असमानता का, जेंडर इनइक्वलिटी का कारण क्या है? आखिर क्यों पुरुष उनको अपने से निम्न इकाई मानता है? लिंग असमानता का बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि पुरुष अपने आप को साध्य मानता है और स्त्रियों को साधन मानता है। साध्य वह है जो स्वयं में लक्ष्य है, साधन वह है जिसका लक्ष्य कहीं और है। लिंग असमानता के कारण ही इस पुरुष जो है वो अपने आप को साध्य मानता है और स्त्रियों को साधन मानता है। ये समाज का बहुत बड़ा समस्या है और जो स्पष्ट तो नहीं होता है, क्योंकि समाज में महिलाएं सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, समुद्र और सागर के समान धैर्यवान हैं। इसी कारण से अपने साथ होने वाली अन्याय को या तो वो जान नहीं रही है, या तो जान रही है तो मान रही नहीं है, और यदि मान रही है तो इसके विरुद्ध उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, यह अभी मैं बताऊंगा आगे। पहले हम लोग यहां यह डिस्कशन कर लें कि समाज में लिंग असमानता का कारण क्या है। लिंग असमानता का जो सबसे पहला कारण है वह है जैविक कारण, बायोलॉजिकल रीजन। अब जैविक कारण में क्या क्या है? देखिए, लिंग असमानता का सबसे पहला जो जैविक कारण है, स्त्री और पुरुष के बीच जो शारीरिक अंतर है। स्त्री और पुरुष के बीच जो शारीरिक अंतर है उसको लिंग असमानता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि पुरुष शारीरिक रूप से सशक्त है, मजबूत है, कठोर है, और स्त्री जो है वो शारीरिक रूप से कोमल है, सुकुमार है और कमजोर है। इसी कारण से स्त्री और पुरुष के बीच जो शारीरिक अंतर है, एक को मजबूत होना, एक के कमजोर होना, ये लिंग असमानता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कहते हैं ना, पुरुषवादी सोच, पुरुषवादी वर्चस्व, वो शारीरिक अंतर से शुरू होता है। शारीरिक अंतर या पाशविक अंतर। हालांकि जमाना ये पाशविक अंतर का नहीं है, आज का जमाना बौद्धिक अंतर का है, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले जरा हम लोग यहां विश्लेषण कर लें। ये दार्शनिक रूप से विश्लेषण हो रहा है, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। और इसके लेक्चर के बाद आप महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आवे, चाहे वो किसी क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र का तो डिस्कशन यहां हो ही रहा है, किसी भी क्षेत्र में आवे, चाहे निबंध में आवे, चाहे जीएस के पेपर में आवे, आराम से आप उसको हल कर सकते हैं और बड़े लॉन्ग आंसर बहुत आराम से आप लिख सकते हैं। इसीलिए हम यहां बताने का, पूरा विस्तार से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैविक कारण में सबसे पहला कारण हो गया स्त्री और पुरुष के बीच का शारीरिक अंतर। दूसरा, स्त्री के अंदर गर्भाशय का पाना और पुरुष के अंदर गर्भाशय का ना पाया जाना। पुरुष ये मानता है कि स्त्री के अंदर गर्भाशय पाया जाता है, बच्चा पैदा करने वाला यंत्र पाया जाता है, और गर्भाशय का पाया जाना ही स्त्री के आत्मनिष्ठता को, उसकी आइडेंटिटी को सीमित करता है। यह सोच कितना हास्यास्पद है, यह सोच कितना हास्यास्पद है। अरे, इस पृथ्वी पर ईश्वर के बाद इस ब्रह्मांड में ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को कोई जाना नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई।
कहावत क्यों कहा गया है? माला फेरत जुग बीता, गया न मन का फेर। ये इसीलिए कहा गया है। ईश्वर भगवान को कोई जान नहीं सका, देख नहीं पाया, लेकिन इस पृथ्वी पर जीवन देने का एकमात्र जो क्षमता है वो मां के पास है, क्योंकि जीवन देने का एकमात्र अधिकार नारी को है, एकमात्र अधिकार नारी के पास, एकमात्र क्षमता नारी के पास है, और उसका प्रमुख कारण ही है गर्भाशय है। लेकिन समाज की निम्न दृष्टिकोण को देखिए कि उसके गर्भाशय को ही उसके व्यक्तित्व के बौनेपन का कारण मान लिया कि क्या है, वो बच्चे पैदा करने की मशीन है, बच्चा पैदा करने की मशीन है, बच्चा पैदा करेगी पुरुष के लिए, समाज के लिए। ये दूसरा बड़ा कारण है जैविक। एक तो शारीरिक अंतर, दूसरा उस गर्भाशय। तीसरा जो अंतर है, जैविक कारण के आधार पर यह माना जाता है कि पुरुष बहादुर, आत्मविश्वासी होता है, पुरुष जो है वो प्रतिक्रियावादी होता है, क्रोधी होता है, और स्त्री क्या होती है, सहिष्णु होती है, शारीरिक अंतर के कारण ही। भाई जाहिर सी बात है, हम पुरुषों को आक्रामक देखते हैं, क्रोधी देखते हैं, और लड़ने उदंड के रूप में देखते हैं। देखिए, कोई भी डिस्कशन सबके ऊपर के लिए नहीं होता है। पहली बात, जो सामान्य बातें हैं वो बताई जाती हैं। डिस्कशन सब्जेक्ट के स्तर पर हो रहा है, किसी व्यक्तिगत आधार पर नहीं होता। मैंने देखा है आज का जमाना यूट्यूब और फेसबुक का जमाना आ गया, व्यक्तिगत बातें ज्यादा होने लगती हैं। हम लोग विषयगत बातें कर रहे हैं। समाज में राजनीतिक प्रपंच से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया जो है वो सामाजिक विश्लेषण से चलती है, और आज दुनिया की नींव ही यही है। कुछ आदर्श मूल्य और विश्लेषण हमारे समाज के, हमारे देश के नींव के रूप में स्थापित हैं, जो समाज का वाहक बनते हैं। तो वही विश्लेषण हो रहा है, विषयगत विश्लेषण हो रहा है, उसका कोई व्यक्तिगत विश्लेषण नहीं। ये तो हो गया जैविक अंतर, जो 3 मैंने बता दिया। ये जैविक कारण है जिसके वजह से स्त्रियों को पुरुष से निम्न माना जाता है, जिसके वजह से स्त्रियों को साधन माना जाता है। यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसका बहुत बड़ा कारण जैविक ही है। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। और इस जैविक कारण को बहुत लोगों ने अपने हिसाब से भी वर्णित किया। अच्छा, दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कारण जो मन से संबंधित है वो बहुत बड़ा कारण है। और मनोवैज्ञानिक कारण की व्याख्या करने वाली सबसे बड़ी जो विचारिका है, नारीवादी विचारक है, फ्रांसीसी अस्तित्ववादी विचारक है साइमन डी बुआ। यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसका मनोवैज्ञानिक व्याख्या सबसे बढ़िया अगर किसी ने किया था तो प्रख्यात नारीवादी चिंतक साइमन डी बुआ ने किया था। साइमन डी बुआ ने अपने किताब द सेकंड सेक्स में स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता उसका मनोवैज्ञानिक व्याख्या किया था। साइमन डी बुआ ये कहती हैं, अपना व्याख्या करते हुए कहती हैं कि समस्त विश्व जो है वो पुरुष को स्वतः साध्य मानता है और स्त्री को साधन मानता है। यानी पुरुष अपने आप को स्वयं लक्ष्य मानता है, स्वतः साध्य, और स्त्री को क्या मानता है, अपने लिए एक साधन मानता है, एक भोग की वस्तु मानता है, एक सुख की वस्तु मानता है। यह बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सोच है जो स्त्रियों के व्यक्तित्व को पुरुष के सापेक्ष बौना बनाता है। और यह सोच पुरुष का है। पुरुष अपने आप को स्वतः सिद्ध मानता है, स्वतः साध्य मानता है, टारगेट मानता है, लक्ष्य मानता है कि हम ही टारगेट है, हम ही लक्ष्य है, हमारा ही सुख प्रमुख है, और स्त्री क्या है, साधन है। साइमन डी बुआ यह भी कहती हैं, साइमन डी बुआ यह भी कहती हैं कि यह संसार पुरुषों के अधीन रहा है और आज तक स्त्रियों को वही मिला है जो पुरुषों ने उसको दिया है। साइमन डी बुआ का यह भी कहना है कि यह महिलाओं की स्थिति बुरी इसलिए भी है कि वो किसी संगठित इकाई के रूप में कभी संगठित नहीं हो पाई।
स्त्रियां अगर एक इकाई के रूप में संगठित होंगी तभी उनके अधिकार जो है उनको मिल पाएंगे। यह मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के इतिहास में यह तो मनोवैज्ञानिक व्याख्या साइमन डी बुआ ने किया है ना, इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े विचारक और दार्शनिकों ने भी स्त्रियों के प्रति निम्न मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही परिचय दिया। जैसे प्लेटो ईश्वर को अपने दो कारणों से ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहला, प्लेटो की सोच जरा देख लीजिए। प्लेटो ईश्वर को दो कारणों से धन्यवाद देते हैं। पहला, कि ईश्वर ने उनको स्वतंत्र पैदा किया। दूसरा, ईश्वर ने उनको पुरुष बनाया। इसका मतलब क्या है? स्त्री को निम्न समझ रहे। ये प्लेटो महान दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक की बात हो रही है। अरस्तु यह मानते हैं कि एक स्त्री कुछ निश्चित गुणों के अभाव के कारण ही स्त्री होती है। यह अरस्तु का कथन है। आज मैं यहां जो डिस्कशन कर रहा हूं इसका प्रयोग आप बड़े से बड़े कंपटीशन में, बड़े से बड़े लेख में, बड़े से बड़े डिस्कशन में कर सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि एक स्त्री कुछ निश्चित गुणों के अभाव के कारण स्त्री होती है। मैं लिख नहीं पा रहा हूं लेकिन सीधे लेक्चर देता चला जा रहा हूं। आपके मन में एक विश्लेषण आंदोलन पैदा करना चाहता हूं, आप उसको ध्यान से जरा समझिए। एक स्त्री कुछ निश्चित गुणों के अभाव के कारण स्त्री होती है, यह अरस्तु का कथन है। संत टॉमस ईसाई धर्म के बहुत बड़े प्रचारक माने जाते हैं। उन्होंने स्त्री को अपूर्ण पुरुष कहा है। क्या कहा है? अपूर्ण पुरुष कहा है। यह संत टॉमस का है। कुछ निश्चित मतलब पुरुष नहीं है, अपूर्ण पुरुष है। चाहे वो रूसो हो, रस्किन हो, जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने किसी न किसी प्रकार से स्त्री के प्रति निम्न दृष्टिकोण का ही परिचय दिया। हालांकि भारतीय दर्शन में स्त्री और पुरुष को समान माना गया है, लेकिन आप धार्मिक नियमों को देख लीजिए, यज्ञीय नियमों को देख लीजिए, समाज के रीति रिवाजों को देख लीजिए, बहुत सारे नियम जो हैं ये। और एक तुलसीदास का वह कथन भी याद रखिए, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास का यह निम्न परिचायक दृष्टिकोण भी यही बता रहा है कि वो स्त्री को हीन कर रहे हैं। अब आजकल मैं देख रहा हूं कि बड़ा विचार विमर्श भी इस बात का हो रहा है कि ताड़ना शब्द का यहां मतलब कुछ दूसरा है। मैं इस फालतू के विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। अगर यह शब्द बिल्कुल सही है, ताड़ना शब्द बहुत उचित है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सवर्ण जितने लोग हैं उनका नाम वहां रख दीजिए और उसको हटा दीजिए। फालतू का ये डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास का क्या सोच था ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन ये शब्द किसी प्रकार से उनकी उच्चता का परिचय तो नहीं है। मान लीजिए उन्होंने किस शब्द में कहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सोच क्या था या क्या था, या किसने इसको उसमें उनके ग्रंथों में सम्मिलित किया। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये कहां से उनके उच्च सोच, उनके प्रति उच्च सोच का परिचायक है क्या। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पशु के साथ नारी को रखा गया है कि नहीं रखा गया, और बात छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। इसमें किसी सवर्ण जाति का रख दिया जाता नाम। इतना ही बात अपने आप में उसके निम्न मानसिकता का परिचायक हो गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये एक आम व्यक्ति भी सोच सकता है। तो हम यही कहना यहां चाह रहे हैं कि चाहे दुनिया का कोई समाज हो, चाहे वो भारतीय समाज हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे कोई हो, चाहे वैश्विक विचारक हो, बड़े बड़े विचारक, इन सभी लोगों ने स्त्री के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से अपने निम्न दृष्टिकोण का ही परिचय दिया। यह तो मनोवैज्ञानिक व्याख्या हो गया। अब आर्थिक रूप से जरा आ जाइए। आर्थिक रूप से स्त्री पुरुष असमानता का कारण कैसे उत्पन्न होता है। पहला, स्त्रियों का जो जीवनचर्या है वो घर के चार दीवारी के भीतर माना जाता है।
अब घर के चार दीवारी के भीतर अगर वो रहेंगी तो जाहिर सी बात है वो अर्थ तो कमा नहीं पाएंगी, तो पुरुषों के रूप ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती हैं। और जैसे ही पुरुषों के रूप पे आर्थिक रूप से निर्भर हो गई, आर्थिक रूप से कमजोर हो गई और स्त्री और पुरुष के निम्न हो गई। तो घर की चार दीवारी के अंदर रहना भी उनके आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, आर्थिक रूप से जितने भी उत्पादक साधन हैं, आर्थिक रूप से जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़े बड़े व्यवसाय हैं, ज्यादातर पर पुरुषों का ही अधिकार है। किसका अधिकार है? पुरुषों का ही अधिकार है। आर्थिक संपदाएं जितनी भी इस दुनिया में है ज्यादातर पुरुषों के अंतर्गत ही हैं। तो पुरुषों के अंतर्गत हैं तो स्त्रियां कैसे मजबूत होंगी? आर्थिक रूप से कमजोर होंगी और आर्थिक असमानता का कारण हो गया। यही बहुत बड़ा कारण है आर्थिक रूप से असमानता का स्त्री और पुरुष के बीच। ठीक है ना? और अभी एक मैंने बताया कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो श्रम है, स्त्रियों का जो श्रम है उसको उत्पादक भी माना नहीं जाता है, प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है। और प्रोडक्टिव ना माने जाने के कारण स्त्रियां जो हैं वो कितना भी काम कर लें लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है आर्थिक रूप से असमानता का। अब सामाजिक रूप से असमानता का कारण देखा जाए। देखिए, सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसका सबसे बड़ा कारण है पितृसत्तात्मक समाज, यानी पुरुष सत्तावादी समाज, पुरुष वर्चस्ववादी समाज। यानी जो समाज का ढांचा है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष ही घर का मुखिया होता है, पुरुष ही वर्चस्ववादी है। और यह एक बहुत बड़ा कारण है स्त्री और पुरुष के बीच। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मातृसत्तात्मक था, स्त्री वर्चस्ववादी था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जैसे ही वैदिक काल आया, पूरे दुनिया का समाज, चाहे वो भारत का समाज हो चाहे वो दुनिया का समाज हो, देखिए प्रारंभिक जो इतिहास मिलता है वो तो ये सिद्ध करता है कि पूरी दुनिया में पहले मातृसत्तात्मक ही थी। लेकिन वैदिक काल से जो समाज पुरुष सत्तावादी बना या पितृसत्तात्मक बना वो आज तक बना हुआ है पुरुष वर्चस्ववादी। और जैसे ही समाज पुरुष वर्चस्ववादी हुआ, स्त्रियों का जो अस्तित्व है वो दोयम दर्जे का हो गया। सामाजिक रूप से स्त्री के प्रति जो पितृसत्तात्मक समाज है वो सामाजिक रूप से उनके व्यक्तित्व को बौना बनाता है। यह बहुत बड़ा कारण है सामाजिक असमानता का, स्त्री और पुरुष के बीच पितृसत्तात्मक समाज। इसके अलावा समाज सामाजिक रूप से बहुत नियम कानून बनाता है जो स्त्रियों के व्यक्तित्व को बौना बनाता है। जैसे वो ऐसे चले, वैसे बोले, यहां रहें, वहां न जाएं, ऐसे देखें, वैसे दिखें, तमाम प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध या सामाजिक भार उनके ऊपर लाद देता है। यह भी उनके व्यक्तित्व को बौना बनाता है और सामाजिक असमानता का कारण बनता है। सामाजिक असमानता के क्षेत्र में अभी मैंने आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया। देखिए, अब यहां बहुत लोगों को यह भी लग रहा होगा कि भारत के समाज में नारी को बहुत महान माना गया। मैं ये कहां कह रहा हूं, बल्कि मैं तो अपने भारतीय संस्कृति का प्रचारक भी हूं। कहा भी गया है कि ईश्वर सब जगह नहीं रह सकता, इसीलिए उसने मां की रचना की। यह हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज जो डिस्कशन हो रहा है वो वास्तविक संदर्भों पर हो रहा है। अगर समाज द्वारा दिया गया अधिकार, समाज द्वारा दिया गया महत्व वास्तविक रूप से होता तो समस्याएं इतनी बनी ही क्यों रहती? आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर हिंसाएं महिलाओं के प्रति ही क्यों होती? या हिंसा का सबसे सरल माध्यम महिलाएं ही क्यों बन जाती? इसके पीछे आप धर्म, समाज और बहुत ज्यादा चीज सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में इसके पीछे स्त्री और पुरुष के बीच असमानता ही है। स्त्री और पुरुष के बीच होने वाली असमानता ही उनको एक वस्तु के रूप में, एक उपभोग के वस्तु के रूप में एक निम्न दृष्टिकोण का परिचायक बनता है। यह हमेशा याद रखिएगा। आप ये सोचते होंगे कि हिंसा का सबसे
साधारण माध्यम महिलाएं ही क्यों बनती हैं? चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो रेप जैसा घिनौना कृत्य हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रय विक्रय हो, चाहे वो उनके साथ तमाम प्रकार की, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, कुदरत के नायाब वरदान को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। क्या आपने सोचा है इसका कारण क्या है? इस हिंसा का, इस जघन हत्याकांड का, इस जघन रेप कांड का कारण क्या होता है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है स्त्री के प्रति समाज का निम्न सोच। और यह निम्न सोच क्या है? लिंग असमानता के कारण ही पैदा होता है, जिसमें उनको साधन माना जाता है, भोग की वस्तु माना जाता है। उसी का डिस्कशन यहां चल रहा है, उसी का डिस्कशन मैं यहां कर रहा हूं। मैंने कहा ना, हम लोग का डिस्कशन दार्शनिक संदर्भ में होगा, सामाजिक संदर्भ में नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि दर्शन शास्त्र दुनिया का एकमात्र ऐसा विषय है जो समाज के जड़ों के अंदर जाकर, समाज के जड़ों के अंदर जाकर विश्लेषण करता है और वास्तविक कारण का उजागर करता है। यह दर्शन शास्त्र ही है। और आज हम इसी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत इस लिंग असमानता का डिस्कशन कर रहे हैं, लिंग समानता। ठीक है, तो हम लोगों ने सामाजिक आधार पर देखा, शैक्षिक आधार पर भी देख लीजिए। महिलाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता। मैंने बताया कि अगर एक ही घर में पढ़ाने के लिए, एक ही को पढ़ाने के लिए पैसा हो और लड़की लड़का दोनों हो, तो परिवार किसको पढ़ाएगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही परिचय दे रहा है। ठीक है ना? लेकिन ये मत कहिए महिलाओं ने अपने आप को हर जगह सिद्ध किया है। तो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे कारण हैं जो महिलाओं के व्यक्तित्व को बौना बना रहे हैं। अभी मैंने बताया, यहां नहीं जा सकती, इस मंदिर में नहीं जा सकती हैं, इस धार्मिक स्थल पे नहीं जा सकती हैं, वो कुछ देर के लिए उनको विभिन्न समयों में उनको बहुत जगह माना ही नहीं जाता कि वो जा सकती हैं। ऐसा ये आप जरूर जानते होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो महिलाओं के व्यक्तित्व को बौना बनाते हैं और स्त्री और पुरुष के बीच असमानता अर्थात लिंग असमानता का कारण बनते हैं। कारण तो हमने जान लिया, हमने लिंग असमानता का स्वरूप भी जान लिया, लिंग असमानता का कारण भी जान लिया। अब जाना जाए कि लिंग असमानता को दूर करने का उपाय क्या है। और आज हम लोग नारीवाद के बारे में पढ़ेंगे, नारीवादी चिंतक के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि लिंग असमानता की बात हो रही हो, लिंग समानता की बात हो रही हो और नारीवाद के बारे में हम लोग ना जाने तो बेकार है, फेमिनिज्म के बारे में ना जाने। क्योंकि 20वीं सदी में नारी मुक्ति के लिए जो आंदोलन चले उनको नारीवाद कहा गया, फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म क्या था इसके बारे में जरा हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले हम लोग ये जाने कि स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का दूर करने का उपाय क्या हो सकता है, तभी तो लिंग समानता आएगा। देखिए, सबसे पहला है महिलाओं के समस्या के प्रति संचेतना व्यक्त करना, यानी महिलाओं के समस्याओं के प्रति समाज वास्तुवादी दृष्टिकोण से सोचे कि हाँ वो भी मनुष्य हैं, वो भी इंसान है, वो भी व्यक्ति हैं। समाज महिलाओं के प्रति जो है, महिलाओं के मुद्दों के प्रति, महिलाओं के समस्याओं के प्रति जागरूक हो, ये सबसे पहला जरूरत है। उनके हर क्षेत्र के प्रति जब समाज का जागरूकता लिंग असमानता को दूर करने में सबसे बड़ा आधार बिंदु बनेगा। क्योंकि समाज सब कुछ तो उसको दे रहा है, लेकिन उसके समस्याओं के प्रति उतना जागरूक नहीं है, उतना संवेदनशील नहीं है जितना होना चाहिए। ये महिला संचेतना व्यक्त करना, महिला मुद्दों के प्रति जागरूक होना, ये पहला कारण, पहला उपाय होगा। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि महिलाओं का स्वतंत्र व्यक्तित्व स्थापित होना चाहिए। जैसे महिलाएं किसी की बेटी हैं, किसी की पत्नी हैं,
किसी की मां है, इसके रूप में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र इकाई के रूप में है, ये कोई नहीं जानता। यानी महिलाओं के व्यक्तित्व की स्थापना जो है एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में होना चाहिए। महिलाएं किसी की मां तो हैं, किसी की बेटी तो हैं, किसी की बहू तो हैं, किसी की पत्नी तो हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो क्या है, ये स्थापना नहीं हो पाती। बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना, एक ओन व्यक्तित्व के रूप में स्थापना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले महिलाओं को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उनकी स्थापना होनी चाहिए, ठीक है ना। महिलाएं को पहले एक व्यक्ति के रूप में ट्रीट होना चाहिए। किसी की मां, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की सास, ये अलग रखिए। पुरुष किसी का चाचा है, किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी का नाना है, किसी का बेटा है, लेकिन उससे पहले पुरुष है या व्यक्ति है। महिलाएं किसी की चाची हैं, किसी की दादी हैं, किसी की नानी है, किसी की बेटी है, किसी की पुत्री है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। पहले भी है और बाद में भी यही है। व्यक्ति नहीं हो पाती है, स्वतंत्र रूप से उनकी इकाई स्थापित नहीं हो पाती। लिंग असमानता की समस्या सबसे बड़ा यहीं पर है। एक स्वतंत्र इकाई के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपने स्वातंत्र्य को, अपने चेतना के स्वतंत्रता को स्थापित नहीं कर पाते। तो स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना उनकी जब होगी, बहुत बड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में उनको हर क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन ये देने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक रूप से नियमों को उनके लिए भी उनके अनुरूप बनाया जाए। सामाजिक नियम उनके अनुरूप बने। सामाजिक नियम इस प्रकार से बने कि जिस अधिकार का भोग पुरुष कर रहा है, उन्हीं नियमों के आधार पर उसी अधिकार का उपभोग महिलाएं भी समान रूप से करें। जिस दिन पुरुष जिस अधिकारों का भोग सामाजिक रूप से कर रहे हैं, सेम उन्हीं अधिकारों का भोग समान रूप से महिलाएं करेंगी। बहुत हद तक दोनों में के बीच असमानता दूर हो जाएगा। आर्थिक रूप से महिला उत्पादक संसाधनों पर महिलाओं का अधिकार दिया जाए। उनके श्रम को उत्पादक श्रम समझा जाए। उनके श्रम को उत्पादक श्रम समझा जाए। जिस दिन यह समझ लिया गया, बहुत बड़ी आर्थिक असमानता दूर हो जाएगी, ठीक है ना। जैविक अंतर बड़ा हास्यास्पद है। जैविक अंतर बहुत हास्यास्पद है कि एक पुरुष जो है शारीरिक रूप से सशक्त है, महिलाएं आसक्त हैं, सुकुमार है, कमजोर है। आज जमाना शारीरिक शक्ति का नहीं है। आज जमाना पाशविक शक्ति का नहीं है। आज जमाना बौद्धिक शक्ति का है। आज जमाना किसका है? बौद्धिक शक्ति का है। आज योग्यता व्यक्ति की बुद्धि के आधार पर, क्षमता के आधार पर, मानसिक शक्ति के आधार पर निर्धारित होती है। आप देखिए आईएएस के एग्जामिनेशन में टॉप 5 तक कई सालों से महिलाएं ही हैं, लड़कियां ही हैं। महिलाओं को जब जब अवसर दिया गया, उन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया। पुरुष अन्याय कर सकता है, समाज अन्याय कर सकता है, लेकिन प्रकृति अन्याय नहीं करता। प्रकृति ने बौद्धिक क्षमता दोनों का बराबर दे रखा है। अब अरस्तु के अनुसार कुछ निश्चित योग्यता की कमी होती है। शॉपेनहेवर जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक चिंतक थे, स्त्री और जीनियस के बीच द्वंद्व होता है, यह बिल्कुल गलत सिद्ध हो गया है। स्त्री और जीनियस के बीच, यानी दोनों की बुद्धिमत्ता के बीच, स्त्री जीनियस में के बीच द्वंद्व है, लड़ाई है, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो हास्यास्पद है। जैविक अंतर जो है वो बड़ी हास्यास्पद हो गया, आज के जमाने में हो गया। लेकिन जो आवश्यकतापूर्ण जैविक अंतर हो तो बहुत जरूरी है। मैं कहा कह रहा हूं उसको आप समाप्त कर दोगे। मैंने ये बात पहले ही बता दिया कि जो जैविक अंतर तार्किक है, प्रकृति का, उसको तो दूर किया ही नहीं जा सकता और न करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
और व्यक्ति अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्राप्त करके ही संतुष्ट होता है। जबरदस्ती आप दोनों में अंतर खत्म कर देंगे जैविक, तो असंतुष्ट रहेंगे दोनों, समाज का अंत भी हो जाएगा। लेकिन यह कहना कि स्त्री पुरुष के जैविक अंतर के कारण वो बौद्धिक रूप से कमजोर है, ये ना गलत है भाई, ये मैं बात कर रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जैविक अंतर के कारण उनके बौद्धिकता में अंतर है, उनके सोच में अंतर है, उनके ज्ञान में अंतर है, उनके क्षमता में, मानसिक क्षमता, ये गलत है। ये जैविक अंतर के आधार पर यह दूर होना बहुत जरूरी है। जैविक आधार पर यह घोषणा करना कि एक पुरुष स्त्री के बिना भी अपने बारे में सोच सकता है, लेकिन एक स्त्री पुरुष के बिना नहीं सोच सकती है, एक स्त्री पुरुष के अभाव में अपूर्ण है, यह भी बहुत गलत सोच है। एक पुरुष भी स्त्री के अभाव में अपूर्ण है। एक पुरुष को भी स्त्री की उतनी ही आवश्यकता है जितना स्त्री को पुरुष की आवश्यकता है, बल्कि कहीं अधिक है। क्यों है? जब पूरी दुनिया से वो ठुकरा दिया जाता है, पूरी दुनिया से वो हार जाता है, तो वो मां के आंचल की खोज करता है। मां के आंचल में ही आकर अपने सारे दुख को भूल जाता है। और मां क्या है? स्त्री तो है। पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का रिश्ता और मां बेटे का स्नेह, प्रभुत्व और पराधीनता का जो संबंध है, उसको पूर्ण रूप से नकार देता है। यानी समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्त्री और पुरुष के पूरकता के आधार पर इसको स्थापित किया जाए। यानी स्त्री और पुरुष के अधिकारों के बीच द्वंद्व ना हो, इन दोनों के बीच क्या हो? सहकार हो, सहयोग हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के प्रति समानता की भावना हो। यह बहुत बड़ा आधार, यानी दोनों के बीच जब सहजीवन होगा, स्त्री और पुरुष के बीच जब सहजीवन होगा, तभी समाज में लिंग समानता के आदर्श को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो कमियां हैं उनको दूर करके फिर दोनों के बीच यानी समाज का जो ढांचा है वो स्त्री और पुरुष सापेक्ष बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? स्त्री और पुरुष सापेक्ष, तभी दोनों के बीच सहजीवन संभव है, अर्धनारीश्वर के समान। भारतीय दर्शन में स्त्री और पुरुष को अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित किया गया है। अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित किया गया है, आधा शरीर पुरुष और आधा शरीर स्त्री। ना ही दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं, ना ही दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में समाया हुआ है, बल्कि दोनों अलग अलग अस्तित्व बनाकर समाज के लिए सापेक्ष हैं। समाज के लिए सापेक्ष रहकर अपना काम कर रहे हैं। इसको अर्धनारीश्वर का स्वरूप कहा जाता है। दोनों अपना अस्तित्व अलग अलग बनाए हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच क्या है? सहजीवन है, समाज के विकास के लिए, जगत के विकास के लिए। ऐसे ही अर्धनारीश्वर के समान स्त्री और पुरुष का भी अस्तित्व होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो सामान्य उपाय हो गए स्त्री और पुरुष के बीच समानता लाने का, यानी लिंग समानता का। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक और धारा पैदा हुई जिसको नारीवादी आंदोलन कहा गया। अब यह नारीवादी आंदोलन क्या था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से या पहले भी शुरू हुआ था। नारी मुक्ति के जितने भी आंदोलन चले उनको नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नारी मुक्ति के जितने भी आंदोलन चले, नारियों के मुक्ति के, उसको नारीवादी आंदोलन कहा गया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रहा और प्रभावशाली रहा वो उग्र नारीवाद रहा। उग्र नारीवाद का कहना है कि पूरा समाज जो है वो महिलाओं के शोषण का इतिहास है। महिलाओं के शोषण का, पुरुषों द्वारा जो शोषण किया गया उसी का इतिहास है। और महिलाओं का जो शोषण होता है पुरुषों द्वारा, वो परिवार नामक संस्था में होता है। इसलिए परिवार का, विवाह का उन्मूलन किया जाए। यानी नारीवादी जो आंदोलन है, उग्र नारीवादी आंदोलन है, वो परिवार और विवाहिक संस्था का उन्मूलन करना चाहता है, तभी स्त्री और पुरुष के बीच समानता आएगा। ये बड़ा ही खतरनाक विचारधारा है। अगर लिंग के आधार पर भेदभाव अनुचित है, तो लिंग समानता के नाम पर स्त्री को पुरुष के विरोध में मानसिकता पैदा करना भी बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि
स्त्री और पुरुष समानता के लिए स्त्री को पुरुष से विरोधी नहीं बनाना है, स्त्री को पुरुष के सापेक्ष बनाना है, उसका सहयोगिनी बनाना है, उसका साथी बनाना है, उसका पूरक बनाना है, तब समाज होगा। तो उग्र नारीवाद जो था वो बहुत ही खतरनाक था और वो पूर्ण रूप से सफल नहीं पाया। साइमन डी बुआ वगैरह इसके समर्थक रूप में थी। इसके बाद और नारीवादी आंदोलन चला, अस्तित्ववादी नारीवादी, मार्क्सवादी, बहुत सारे नारीवादी आंदोलन चले समय समय पर। मूल उद्देश्य यही था कि स्त्री को पहले व्यक्ति के रूप में पहचान मिले। स्त्री को मां, बेटी, पुत्री बहुत माना गया, लेकिन उसको पहले क्या बाद में भी व्यक्ति नहीं माना गया। एक व्यक्ति के रूप में जब वो स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित होगी, तभी वास्तव में स्त्री और पुरुष के बीच समानता आ पाएगा। यानी जितने भी नारीवादी थिंकर हुए, इनका मूल उद्देश्य यही था कि स्त्री को पहले व्यक्ति के रूप में माना जाए। मां, बेटी, पुत्री, बहुत सारे रिश्ते तो बनाए गए, लेकिन पहले क्या बाद में भी उनको व्यक्ति नहीं समझा गया। जरूरी है कि उनको पहले एक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जाए। ये बहुत बड़ा इस नारीवादी चिंतकों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन नारी मुक्ति के जितने भी आंदोलन चले, वो महिलाओं के हाथ में आंदोलन तो आया, लेकिन फिर भी असफल हो गया, क्योंकि सारे नारीवादी चिंतक ये तो मानते हैं कि नारी मुक्ति हो। लेकिन नारी मुक्ति किससे हो? पुरुष से हो कि पुरुष द्वारा बनाए गए अतार्किक नियमों से हो? किससे हो भाई? पहले पुरुष से, या पुरुष ने जो गलत नियम बनाए हैं उससे मुक्ति हो। कोई कहता है नहीं पुरुष से मुक्ति हो, कोई कहता है नहीं पुरुष द्वारा जो परिवार संस्था बनाए गए उससे मुक्ति हो, कोई कहता है लोग दोनों का मानसिक परिपक्वता विकसित हो, उससे हो, कोई कहता है समाज में साम्यवाद आ जाए, उससे होगा नारी स्त्री पुरुष समानता। यानी कि मुक्ति के नाम पर भी ये सारे विचारक जो हैं वो क्या हो गए? अलग अलग विचार रखते। इसीलिए नारी मुक्ति आंदोलन जितने भी चले, वो अपने दृष्टिकोण और लक्ष्य के प्रति भिन्न भिन्न रहे, और यही कारण है कि वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि समाज में जितने नारी मुक्ति आंदोलन चले, उसने महिलाओं के बारे में वस्तुगत रूप से सोचने के लिए समाज को मजबूर जरूर किया। नारीवादी चिंतक यह भी कहते हैं कि महिला ये कहना चाहती है, गर्व से कहना चाहती है, सिर उठाकर कहना चाहती है कि मैं ना हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, ना सिख हूं, ना ईसाई हूं, मैं ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, नारी हूं और व्यक्ति हूं, मानव हूं। वो ये कहना चाहती है कि मैं ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य हूं, मानव हूं, इंसान हूं। वो नहीं बताना चाहती कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। ये प्रख्यात नारीवादी चिंतक विष्णु प्रभाकर कहते हैं। उनका ये मानना है कि महिलाएं जो हैं वो ये कहती हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं सिख नहीं हूं, मैं गर्व से सिर उठाकर ये कहना चाहती हूं कि मैं ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य हूं, मानव हूं। तो सबसे पहले उनको मनुष्य समझा जाए, सबसे पहले उनको मानव समझा जाए, सबसे पहले उनको व्यक्ति समझा जाए, बाद में उनको जो है माँ, बेटी, पति, पत्नी समझा जाए। जब ये सोच समाज में आ जाएगा, जब उनको एक व्यक्तिनिष्ठ रूप से देखा जाएगा, तो अपने आप लिंग समानता आ जाएगा। अब ये देख लिया जाए कि क्या हमारे भारतीय दर्शन में लिंग समानता का कुछ आदर्श दिया गया? बिल्कुल है। देखिए, भारतीय दर्शन में आत्मा का कोई लिंग नहीं माना जाता। अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य भी कहते हैं कि सत्ता अद्वितीय है, सत्ता अद्वितीय के कारण ही सत्ता जो है वो भेद रहित है, इसीलिए आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। भारतीय दर्शन में आत्मा का कोई लिंग नहीं माना जाता। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो अर्धनारीश्वर की संकल्पना है, वो भी लिंग समानता का ही परिचायक है। तो जिस प्रकार से हमने लिंग समानता के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं, भारतीय दर्शन का, चाहे वो सांख्य दर्शन का प्रकृत पुरुष का सिद्धांत हो, चाहे अर्धनारीश्वर का सिद्धांत हो,
चाहे अद्वैत वेदांत का यह मानना कि सत्ता अद्वितीय है इसलिए भेद रहित है, यानी उसके बीच में स्त्री और पुरुष का कोई असमानता नहीं है, ये सारे दृष्टिकोण जो है, और भारतीय दर्शन में आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, ये सारी चीजें यह बताती हैं कि हमारे दर्शन में, हमारे फिलॉसफी में भारतीय कहीं ना कहीं लिंग समानता के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है। और आत्मा का लिंग न होना भी एक बहुत बड़ा परिचायक है स्त्री और पुरुष के बीच समानता, ठीक है ना। तो सारे उपायों को अगर किया जाएगा, चाहे वो नारीवादी चिंतकों का कुछ ले लिया जाए कि पहले उनको मनुष्य माना जाए, और सामाजिक आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से जितना उपाय मैंने बताया इन सबों को अपना लिया जाए, तो लिंग समानता का जो आदर्श है वो निश्चित रूप से पूरा हो सकता। और इस आदर्श को पाकर ही समाज में हम एक सशक्त महिला को प्राप्त कर सकते हैं और समाज को भी सशक्त बना सकते हैं। समाज का ये नैतिक रूप से आवश्यक है, ये नैतिक रूप से आवश्यकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को अपने क्षमता के अनुसार विकास का अवसर समान रूप से मिले, ये नैतिक कर्तव्य है। इसके अलावा समाज के सशक्तता के लिए भी आवश्यक है कि उन जितनी भी इकाइयां हो वो मजबूत हों। तो पुरुष को मजबूत बनाइए और स्त्री को कमजोर बनाइए तो उससे भी समाज सशक्त नहीं होगा। तो समाज के सशक्तिकरण के लिए भी स्त्री का मजबूत होना यानी लिंग समानता आवश्यक है। नैतिक रूप से हर व्यक्ति को अपने बौद्धिक अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार विकसित करने का समान अवसर मिले। इसके आधार पर भी यह आवश्यक है कि स्त्री को पुरुष के समान अधिकार मिले और लिंग समानता स्थापित किया जाए, लिंग समानता स्थापित किया जाए। तो आज हमने आपको विस्तार से लिंग समानता का आदर्श वर्णित किया, लिंग असमानता स्वरूप, कारण, निवारण और लिंग समानता के संबंध में जितने भी विचारक हैं, नारीवादी चिंतक वगैरह, ये पूरा विस्तार से मैंने बताया। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित ही दर्शन शास्त्र को पूर्ण रूप से पढ़ाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। आईएएस के ऑप्शनल में दर्शन शास्त्र का लेक्चर मैं विस्तार से देने का प्रयत्न कर रहा हूं। उसी क्रम में आज मैंने सामाजिक राजनीतिक दर्शन के लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी का दिया। यह लेक्चर दर्शन शास्त्र के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, इसके अलावा जीएस के लिए, समाज के अन्य क्षेत्र के लिए, निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि यह लेक्चर आपके लिए कितना उपयोगी है, कैसा रहा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।